नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर किए गए गलत बयानबाजी को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। तो वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस महिला दल मोर्चा की महिलाओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंक दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र की सरकार को पूरे प्रकरण को लेकर देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों का अपमान देश नहीं सहेगा और इस प्रकार की बीजेपी के ही मंत्री देश के सैन्य अफसरों के ऊपर गलत बयानबाजी कर देश का अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की हमारी लड़ाई छिड़ी हुई थी। उनने हमारे भारत पर आक्रमण भी किया था और हमारे दो वीर मतलब इतनी अच्छी महिलाएं सोफिया कुरैशी और एक बहन और थी जिन्होंने पूरा युद्ध किया था और भारत को विजय भी दिलाई थी। हमारे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति, हमारे जो विदेश के राष्ट्रपति है, उनके कहने पे वो युद्ध को रुकवाते क्योंकि विदेश का जो राष्ट्रपति है वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मुंह बंद करे बैठे पड़े जो जिनका अपना खुद का विवेक तो काम करता नहीं है। और उसके ऊपर से हमारे मध्य प्रदेश के जो विजय शाह जी मंत्री हैं भाजपा के, वो बोलते हैं कि जो हमारी सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। उन्हें शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन बेटियों ने हमारे देश को इतनी इज्जत दी और जिनकी वजह से आज हम स्वाभिमान से सर उठा पा रहे हैं, जिन बेटियों ने उस उजड़े हुए सिंदूर का जवाब दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह द्वारा इतनी गलत टिप्पणी की गई है, उनको आतंकवादियों की बहन बताया गया है। तो आप बहुत हताश है पूरी देश की महिलाएं। आप देखिए कि किस तरह से देखा जा सकता है कि क्या सम्मान है इनका महिलाओं का, इनकी नजर में महिलाओं का। और हम सभी बहुत आक्रोशित हैं और हम सभी के अंदर गुस्सा है विजय शाह से। हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे और जो उचित सम्मान है उनको, हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, वो हमारे देश में हर एक व्यक्ति की बहनें हैं। इस तरह से पाकिस्तान की बहनें कहना उनको बहुत ही गलत है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को भी मुझे लगता है ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इतने गलत टिप्पणी के लिए उनको जल्द से जल्द अपनी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। मानसून से ठीक पहले रक्सिया नाले के आउटफॉल निर्माण को लेकर राज्य सांसद अजय भट्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बरसात से ठीक पहले निर्माणदायी को काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं बरसात के समय रक्सिया नाले के उफान में रहने से हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों लोगों के घरों में पानी घुसने में काफी नुकसान हो जाता है। तो वहीं जहां पर निकासी नहीं बनने से छडेल करेल के आसपास क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। तो वहीं अब आउटलेट निर्माण पूरा होने के बाद बाढ़ का पानी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और इस दौरान सांसद ने बताया कि पीएम की तरफ से हल्द्वानी शहर के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और साथ ही सीएम की तरफ से शिलान्यास किया गया। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही थी। लोग जब नाला आता था मकान छोड़ जाते थे। कई लोगों ने तो जान बचाई अपने पेड़ों में चढ़कर। मुझे सारी घटनाओं का ज्ञान है, लोगों ने बताया था। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में घोषणा करी थी, उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया गया जो 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से बन रहा है। अब जहां हम खड़े हैं ये 10 बाई 12 है की ऊंचाई और चौड़ाई पर बना हुआ है और इसमें 850 क्यूसेक पानी इसमें निकल जाएगा, जबकि अधिकतम जो पानी इसमें आया था जिसने तबाही करी है, पिछले दिनों रिकॉर्ड किया गया था, वो 400 क्यूसेक था। तो इसका मतलब अगर डबल पानी भी आता है, कभी बादल फटता है उससे ज्यादा पानी भी इस नाले में आता है, तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई तबाही नहीं होगी। गौलापार स्थित देवला तल्ला पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो है आपको बताते चले कि जहां पर जोरदार कार्रवाई की गई है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी के नेतृत्व में करीब 150 अवैध प्लॉटों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान सीओ नितिन लोहनी
वन भोलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी और प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक करीब 3 हेक्टेयर भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर पहले से ही विकास प्राधिकरण ने चालान और नोटिस जारी कर दिए थे। प्रशासन को आशंका थी कि कार्रवाई के दौरान हंगामा हो सकता है, लिहाजा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और दावा किया कि उन्होंने वह जमीन खरीदी थी और अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। पार में एक गांव है देवला तल्ला पजाया, करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 125 से अधिक इसमें लोगों के नामांतरण भी हुआ है और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो करीब 125 से 150 के आसपास प्लॉट्स होंगे। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड से जुड़े मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुमाऊं की आईजी रुद्धिम अग्रवाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अल्मोड़ा और चंपावत के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि अब तक लैंड फ्रॉड के 86 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें से 29 मामलों में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया है कि मामले पिछले कई महीनों से लंबित थे और लैंड फ्रॉड समिति के समक्ष विचाराधीन थे। विस्तृत चर्चा के बाद इन पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। कुमाऊं मंडल के अलग अलग जिलों से मामले आए थे और कुल मिला के 86 मामले यहां पर रखे गए थे, जिसमें से कमेटी ने पाया कि 29 मामले ऐसे हैं जिसमें कि एफआईआर होनी चाहिए और उसका यहां पर निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ लगभग 7 मामले ऐसे भी निकले जिसमें कि इन्होंने आवेदकों ने बताया कि समझौता हो गया है या जो पैसा था वो उनको मिल चुका है या समझौता हो गया है, तो वो भी एक अच्छी चीज थी। और समिति ने इस बार एक बार ये भी डिसाइड किया है और ये हम संबंधित जिलों को ये आदेश भी यहां से निर्गत करेंगे कि जमीन खरीदने से पहले एक बार जो भी आवेदक हैं एक बार तहसील में ये आवेदन कर दें कि जिस जमीन को वो लेना चाहते हैं उसका वो तस्दीक करवाना चाहते हैं, तो संबंधित पटवारी एक बार उसको मौके पे, पटवारी लेखपाल मौके पे देख लेंगे, बता देंगे कि जमीन वर्तमान में किसके नाम पे है, किस खेत नंबर में लोकेटेड है। इससे मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट आएगी, आमतौर पर प्रक्रिया पटवारी करते हैं लेकिन रजिस्ट्री के बाद करते हैं। लैंड फ्रॉड को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की बैठक में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मामला बसगांव तहसील श्री कैंचीधाम का है, जहां पर पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान की मिलीभगत सामने आ रही है। आपको बता दें कि लैंड फ्रॉड में 100 साल पहले मरे व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें जमीन को दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री करा दी है, जिसमें कि दाखिल खारिज से पहले बनाए गए इश्तिहार में इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। मामला कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में पहुंचने पर मामले की जांच कमिश्नर स्तर पर की गई है, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान के मोहरों का इस्तेमाल होना पाया गया। पूरे मामले को लेकर कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, बसगांव में एक सीरियस लैंड फ्रॉड हुआ था जिसमें कि ये पाया गया कि जो पहले से एक जमीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, उसी व्यक्ति के नाम पे 2 लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहां से हो गई,
लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्जा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें एफआईआर दर्ज होगी और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहां कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के और नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहला एफआईआर सब रजिस्ट्रार की ओर से ही दिया जाना चाहिए कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है। और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नशा तस्कर की गिरफ्तार कर ली है। जो यहाँ आपको बता दें कि कब्जे से पुलिस ने 30 ग्राम चरस बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष बैतवाल की टीम ने थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया और नशे के खिलाफ देखिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है या फिर यूं कह लें कि जो युवा है वो नशे के गर्त में ना जाए। हालांकि देखिए इस अभियान में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 30 ग्राम चरस बरामद किया गया है। बड़ी उपलब्धि बताई जा रही। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और देखिए इसके जद में कई जो तस्कर हैं लगातार तस्करी को अंजाम देते हैं। अब उनको धरपकड़ के साथ उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और देखिए इसी लाल लश्कर में एक चरस तस्कर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से देखिए ज्यादा मात्रा में नशे का सामान बरामद किया गया है। 30 ग्राम बताया जा रहा है जहां पर चरस बरामद किया गया है इस आरोपी के साथ। और इसी के साथ साथ देखिए ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन तस्करों के साथ और कौन कौन शामिल है। और खबर दिनेशपुर से है जहां दो लोग नीरा सानी और इसी के साथ साथ बलविंदर सिंह के बीच भूमि विवाद को लेकर लंबे समय से न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब कोर्ट के आदेश पर नीरा साना को 2.25 एकड़ जमीन का पुलिस और तहसील प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाया गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान और पुलिस के बीच बहस होने पर ग्राम प्रधान के साथ अन्य 3 लोगों को पुलिस ने थाने में बैठाया। वह इस मामले में प्रशासन की ओर से किसी भी अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मामला वो पहले से मेरे से करा है, जमीन तेरा जमीन बटाई में देगा। हमें करने वाला कोई है नहीं, देने पड़ेगा बटाई में। तो करे हमारा दे बटाई में, तो हमने उनको दिया था बटाई में दे के हमारे एक ही लड़का थे, तो वो लड़का बनने के फांसी में लटके वो मर गया। मरने के बाद मेरे दिमाग गया आउट होने के बाद फिर मैं यहाँ से चला गया था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगह घूमते रहा बाबा बन के। फिर वहीं घूमते रहा, घूमते बाद जब दिमाग मेरा सही में आ गया फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैं करे यार जमीन तो उनके पास बटाई में दे गया था, वो हमारे घर पे फसल क्यों नहीं दिया। तो मैंने बलविंदर का बुलाया, बलविंदर मेरे घर पे फसल क्यों नहीं दिया। वो मेरे को जवाब दे रहा तू 4 बार जमीन बेच के तू जमीन मांग रहा है मेरे से। और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने टनकपुर के मनीहार गोट रेलवे अंडरपास के नजदीक एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। इसकी जानकारी पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा ने प्रेस को जानकारी जारी बयान में दी है। और ऐसे में पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा ने बताया है कि पुलिस कप्तान अजय गणपति के निर्देश पर जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई के तहत प्रभारी निरीक्षक चेतन रावत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जैसा कि जनपद चंपावत में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जो है एक अभियान एसपी महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें कि पहले भी हमने कई तस्करों को
गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसी क्रम में जो है एक अभियुक्त जिसका नाम यश गुप्ता के तो कल जो है हमारे प्रभारी निरीक्षक श्री चेतन राव जी के निर्देशन में उनकी टीम ने 13.22 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 4 लाख रुपया है। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में नशाबंदी को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रहा है और ऐसे में इस अभियान की शुरुआत 15 मई से देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से होगी। इस दौरान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने बताया है कि पार्टी प्रदेश में पूर्णतः शराब बंदी नशाबंदी के पक्षधर में है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से नशा बंद करने की मांग की गई है। जो नशे के खिलाफ हमारी जन जागरूकता एवं चेतावनी रैली है 15 मई 2025 को पटेल नगर चौकी देहरादून से हम इसको प्रथम चरण में प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको विदित होगा, देवभूमि उत्तराखंड जो है नशे में पूरी तरीके से डूबता जा रहा है। देवभूमि का जो युवा है लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ पैदल मार्ग के जंगल में एक युवक का सड़ा गला शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक बीते रोज वन विभाग की टीम ने पुलिस को सूचना दी और नीलकंठ पैदल मार्ग के जंगल में एक युवक का सड़ा गला शव पड़ा है। सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष बैतवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी ने बताया कि अंदाजा है कि शव करीब 7 से 8 दिन पुराना है। मृतक के कपड़ों से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला है, जिसमें मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। दो 2025 में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड काफी करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि पीएम के सफल नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर निरंतर अग्रसर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से जहां हम एसडीजी में भी पहले नंबर पर आए हैं, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और हम और अच्छा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। निर्धारित 5 करोड़ प्रति विधायक के विधायक निधि में जो है अनुदानवार सामान्य को 78%, अनुसूचित जाति को 19% और अनुसूचित जनजाति को 3% के हिसाब से राशि का अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने पौड़ी विधानसभा के तहत देहल चौरी मोटर मार्ग में चामापानी और धौलकंजी होते हुए कांडा मंदिर तक मोटर मार्ग में नवनिर्माण के लिए 3.71 करोड़, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में पथरी से बहादुराबाद मार्ग पर सुकराना गांव के निकट पथरी गेट नदी पर 36 मीटर समान के ट्री स्ट्रेट आरसीसी सेतु के नवनिर्माण के लिए 5.44 करोड़, रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड अगस्त्यमुनि में खांकरा छातेखाल मोटर मार्ग के 1 से 5 किलोमीटर डीबीएम व वीसी के सुदृढ़ीकरण एवं सड़क सुरक्षा कार्य के लिए 4.45 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया।
और 70 विधायकों को देखिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में देखिए बताया जा रहा है विकास कार्यों के लिए जो राशि है उसका आवंटन किया गया है और सभी विभागों में देखिए अलग अलग विभागों में राशि मंजूर की गई है। 70 विधायकों को 350 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें जो तमाम विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र में जो है विकास करा सके, विकास के कार्यों को करा सके, जिसके लिए मुख्यमंत्री कोष से 350 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं 70 विधायकों के लिए, जहां विकास के कामों को सुचारू रूप से कराया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री कोष से तमाम विधायकों को, और ये विधायकों की संख्या जो है वो 70 है, सभी विधायकों को 350 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास हो और इस पैसे का जो उपयोग है वो विकास के कार्यों में हो, जनता के भलाई के लिए हो। तमाम जो कार्य रुके हुए हैं क्षेत्र में उसका पूर्ण रूप से संचालन हो, जिसके लिए तमाम विधायकों को अब 350 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर कर दी गई है। सीएम धामी ने जो है राशि मंजूर की है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के संबंध में बैठक ली है। मुख्य सचिव ने कहा है कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र धरातल पर उतारने की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता दी जाए और इसे लेते हुए कार्य प्रारंभ किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा है कि हरिद्वार और उसका धार्मिक महत्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे लोगों की आस्था से जुड़ा है। हरिद्वार कॉरिडोर के विकास कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आस्था से जुड़े क्षेत्रों और उनके मूल स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। उन्होंने योजनाओं से जुड़े हितधारकों से लगातार संवाद किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक ली है, उनके नेतृत्व में ये बैठक की गई है। मास्टर प्लान कॉरिडोर को लेकर ये बैठक की गई है। प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आदेश दिया गया है कि जो भी काम रुके पड़े हैं, जिन कामों की सबसे ज्यादा जरूरी है उसको प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक ली। और धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार राज्य की हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को हज कमेटी में शामिल किया गया है, जिसमें हज यात्रा से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हज यात्रा पर जाने वाले मुस्लिम महिलाओं को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य बनने के बाद पहली बार उन्हें हज कमेटी में प्रतिनिधित्व देकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे कमेटी के समक्ष रखा जा सके। इस विषय पर बात करते हुए महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सरकार के इस फैसले का मैं धन्यवाद करती हूं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश की हज कमेटी में 2 महिला प्रतिनिधियों को मौका दिया है। 3 महिला प्रतिनिधियों को जो है इसने मौका दिया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक साहसिक फैसला है। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति, महिलाएं हर क्षेत्र में, महिलाएं हर कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व हो। महिलाओं की जो धरातल स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं वो इस हज कमेटी के माध्यम से वो अपने विचारों को रखना, और महिलाएं जो हज के लिए अथवा व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से आने वाले समय में की जानी चाहिए उस पर अपने विचार और निर्णय जो है उसमें दे सकती हैं। दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।